हेलो स्टूडेंट्स, कोलिजन में वही दो बातें होती हैं और वही आज भी होंगी। उनसे बुरा क्या ही हो सकता है जो मोमेंटम का फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं। क्यों नहीं रोक सकता सर? अरे कौन रोक लेगा आपको जीरो लिखने से? ऐसे कैसे? जब जब इलास्टिक मोमेंटम होगा काइनेटिक एनर्जी चली आएगी, मतलब कंजर्व रहेगी। इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। जब जब तू पुकारेगा मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो इक्वल्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का एक यूनिक चैप्टर सेंटर ऑफ मास, और जिसमें लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। कोलिजन को स्टार्ट किया था और इलास्टिक कोलिजन के अंदर भी 1D के बारे में हमने बात करी थी, यानी एक डायमेंशन के अंदर। डायमेंशन की जब भी बात आती है तो आप समझ जाओ कि मैं बात कर रहा हूं किसकी? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इन सब की यहां पे बात हो रही है। तो 1D की हमने बात करी थी लास्ट वीडियो के अंदर, इलास्टिक कोलिजन 1D के लिए। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 2 डायमेंशन के लिए कि अगर हमारा कोलिजन 2D के अंदर हुआ तो क्या होगा। इलास्टिक कोलिजन की 2 शर्तें, 2 कंडीशन। कोलिजन मतलब टक्कर। थोड़ा सा अगर और साइंटिफिक वे में आप जाएंगे तो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट, उसकी कुछ भी वेलोसिटी, हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, उसकी भी कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है, या हो सकता है वो रेस्ट में हो, तो इसकी वेलोसिटी उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए या उससे वेलोसिटी इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाए। यानी इसकी वजह से या तो उसकी वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाए या उसकी वजह से इसकी वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाए। इसी बात को हम क्या कहते हैं? कोलिजन। और कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन कौन? ऐसा कोलिजन जिसके अंदर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड मिड में भी मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड थ्रू आउट द कोलिजन। टक्कर के पहले, टक्कर के बाद, टक्कर के दौरान अगर आपका सिस्टम कैसा हो? आइसोलेटेड। अगर आपका सिस्टम हो आइसोलेटेड, अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है ना सर, तो आपका मोमेंटम है वो रहेगा कंजर्व्ड। आइसोलेटेड का मतलब है बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, जाकर के देख लो। दूसरी कंडीशन, अगर इलास्टिक मोमेंटम होना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही, पहली बात। मोमेंटम जो है वो तो कंजर्व, P इक्वल्स टू क्या होता है? mv। ये तो कंजर्व रहेगा, कंजर्व्ड। दूसरी बात ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के बराबर होगी। अगर आपका जो कोलिजन है वो अगर इलास्टिक है तो ये 2 शर्त, ये 2 कंडीशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर ये 2 शर्तें फॉलो नहीं हुई, इसका मतलब आपका जो कोलिजन था वो इलास्टिक था ही नहीं। समझे? इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन, एक ऑब्जेक्ट आए अपने से आगे वाले के बिल्कुल सीधे टक्कर मारे। 1D, एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, जैसे ये कर रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जाए और इसके ऐसे टक्कर मार दे और ये ऑब्जेक्ट आगे ही जाए इसकी वजह से, एक ही एक्सिस के अंदर 1D, 1 डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन आपका 1 डायमेंशन में हो तो 1D। और इलास्टिक कब होगा? शर्तें 2 हैं, मैंने आपको बताई दी। थ्रू आउट द कोलिजन मोमेंटम क्या होना चाहिए? कंजर्व्ड। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, इन दोनों एक दूसरे के बराबर आनी चाहिए। अगर क्या हो, ये कोलिजन 2D हो जाए, 2 डायमेंशन के अंदर कोलिजन हो जाए, नहीं समझे आप? इसका मतलब ये है कि इस बार मोमेंट जो है ना वो केवल एक्स एक्सिस में नहीं होगा, या केवल वाई एक्सिस में, या केवल जेड में नहीं होगा, 2 डायमेंशन में होगा। जैसे ये हमारा एक मास है, ये एक्स एक्सिस में मोमेंट कर रहा था, ये हमारा दूसरा मास है, ये भी एक्स एक्सिस में मोमेंट कर रहा था। इसने जाके इसके बीचों बीच टक्कर नहीं मारी, सेंटर टू सेंटर टक्कर नहीं मारी, इसने टक्कर मारी साइड में। यहां पे जाकर के इसने बिल्कुल साइड में टक्कर मारी। साइड में टक्कर होगा तो ये वाला तो नीचे चला जाएगा, ये वाला कहां चला जाएगा? ऊपर। अगर क्या हो, ये अगर इसके यहां से टक्कर मारे, कहीं इस जगह पे टक्कर मारे, तो ये वाला तो कहां चला जाएगा? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ, यानी वाई एक्सिस में, ऐसे वाई एक्सिस में चला जाएगा। ये तो वाई एक्सिस हो गई। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है टक्कर मारने के बाद ऐसे नीचे चला जाएगा, क्या हो गया? एक्स एक्सिस।
दो डायमेंशन में जब मोमेंट होता है कोलिजन के बाद, तब क्या होगा आपका 2D इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या है आपको पता है? हाँ, 2D के अंदर होगा तो टू डायमेंशन के अंदर मोमेंट होना चाहिए। मैं उसी की बात करूंगा। इसको मैं रफ करता हूं, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो आपकी मर्जी है। लेट्स अज्यूम हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट है ये जो कोई भी वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं u1। हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है दूसरा, और ये मूवमेंट कर रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मान लेते हैं u2। ये दोनों अगर ऑब्जेक्ट हैं तो इन दोनों का कुछ ना कुछ मास भी होगा। इसके मास को मान लेते हैं m1 और इसके मास को मान लिया जाता है m2। अब ये दोनों एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि जो u2 वेलोसिटी है वो कम है, u2 जो है वो कम है एज कंपेयर टू u1। ऐसा करने से क्या फायदा होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि इजीली जाके इसके टक्कर मार पाएगा। अगर ये तेज दौड़ रहा हो, ये धीरे दौड़ रहा हो, तो टक्कर का सवाल ही नहीं उठता। भाई आगे वाला बड़ा तेज दौड़ रहा है, पीछे वाला भी आ रहा है धीरे धीरे धीरे, टक्कर का सवाल ही पैदा नहीं होता। आगे वाला भाग जाएगा, पीछे वाला पीछे पीछे भागता है। हाँ, आगे वाला धीरे धीरे जा रहा हो, धीरे धीरे, पीछे वाला आ रहा हो तेजी से, क्या होगा? टक्कर लगेगी। ऐसी सिचुएशन में तो हमने क्या माना? इसकी वेलोसिटी इससे कम है। देखो u1 ज़्यादा है और u2 कम है, ऐसा हमने मान लिया। इन दोनों की होती है टक्कर। ये जो सिचुएशन आप देख पा रहे हैं ना, बिफोर कोलिजन है। अब होता क्या है कि इन दोनों की टक्कर हो जाती है, दुर्घटना हो गई भाई, दुर्घटना, टक्कर हो गई इन दोनों के बीच। तो एक ऑब्जेक्ट, अब ये टक्कर बीचों बीच नहीं हुई, तो आपका एक ये ऑब्जेक्ट है वो चला गया कहाँ? ऊपर की तरफ, और मान लेते हैं v2 वेलोसिटी से गया। और एक ये जो ऑब्जेक्ट है वो चला गया कहाँ? नीचे की तरफ टक्कर के बाद, और ये इसकी वेलोसिटी थी v1। बीचों बीच टक्कर होती तो आगे वाली लाइन में ही जाता, वो तो वन डायमेंशन हो जाता, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। हम तो क्या पढ़ रहे हैं? 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, यानी 2 डायमेंशन में जाना ही पड़ेगा। तो टक्कर यहाँ लगी, इसके कहीं कॉर्नर पे टक्कर यहाँ से लगी, ये ऊपर चला गया, और टक्कर के बाद ये चला गया नीचे। टक्कर ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, इसके यहाँ टक्कर मारी, बीच में नहीं मारी, यहाँ मारी टक्कर, भाई ये ऊपर चला गया और ये नीचे। दोनों अपने अपने अलग अलग डायरेक्शंस में जा चुके हैं। यहाँ ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस थी, इसके लिए भी ये एक्स एक्सिस थी। तो इन दोनों ने कुछ ना कुछ एंगल बना लिया है। इसने मान लेते हैं एंगल बनाया θ2, और इसने मान लेते हैं एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ θ1। दोनों के एंगल बन चुके हैं, एक का θ1 और एक का θ2। अब कंडीशंस क्या बन रही हैं? इलास्टिक कोलिजन में वही दो बातें होती हैं और वही आज भी होंगी। पहली बात, आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर हो थ्रू आउट द सिस्टम, थ्रू आउट द कोलिजन। सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना ही चाहिए। तो पहली कंडीशन हम किसके बात करेंगे? मोमेंटम की। मोमेंटम की बात करेंगे सर। अब मोमेंटम की बात हम कर तो लें, पर बात यह है कि हमारे दो एक्सिस हो गई है मोमेंट, एक तो एक्स एक्सिस में हो गया, एक वाई एक्सिस में, दोनों में। तो हमें दोनों का ही मोमेंट निकालना पड़ेगा, यानी दोनों का ही मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा सर। एक्स एक्सिस का भी करना पड़ेगा और वाई एक्सिस का भी करना पड़ेगा। ये हमारे सामने यहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि भाई एक्स एक्सिस का मोमेंटम भी देखना पड़ेगा और वाई एक्सिस का मोमेंटम भी देखना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को भी छोड़े काम नहीं चलेगा। तो पहले एक्स एक्सिस के मोमेंटम की हम बात कर लेते हैं। एक्स एक्सिस का जो मोमेंटम है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला हम जानते ही हैं, इधर लिख देता हूँ साइड में। कुछ बच्चे अगर नहीं जानते तो उनसे बुरा क्या ही हो सकता है जो मोमेंटम का फॉर्मूला ही नहीं जानते हैं। देखो P इक्वल्स टू एम वी है ना, P इक्वल्स टू एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, ये हमारा मोमेंटम होता है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। हम क्या लिखना चाहते हैं? इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू हम फाइनल मोमेंटम लिखना चाहते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या है ये आप हमें बताएं। इनिशियल मोमेंटम, इस ऑब्जेक्ट की बात, इनिशियल तो ये है ना जब टक्कर नहीं लगी है। तो टक्कर नहीं लगी है तो एक्स एक्सिस में अभी तो दोनों का मोमेंट कहाँ हो रहा है? एक्स एक्सिस में ही हो रहा है। तो m1 और एक्स एक्सिस में ही तो है ये वेलोसिटी, तो u1 प्लस m2 और u2, बिल्कुल ठीक।
इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसके बाद फाइनल मोमेंटम टक्कर लगने के बाद तो इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल मोमेंटम ये ऊपर की तरफ गया तो इसकी एक्स में अगर वेलोसिटी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, v2 कोस थीटा, और ऊपर की तरफ इसका कंपोनेंट होगा v2 साइन थीटा। v2 जिधर थीटा होता है उधर कोस आ जाता है ना, कोस थीटा 2, v2 कोस थीटा 2 और v2 साइन थीटा 2। ऐसे इसका भी कंपोनेंट देखें तो एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट होगा क्या, v1 कोस थीटा 1, और y एक्सिस में इसका कंपोनेंट होगा क्या, v1 साइन थीटा 1। ठीक है। हाँ, मास तो वही है, सेम मास थोड़ी बदल गया, m1। ठीक है, m1 वाले की वेलोसिटी x एक्सिस में देखो v1 कोस थीटा 1, v1 कोस थीटा 1 प्लस उसका मास भी नहीं बदला, m2 ही है, m2, और x एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, v2 कोस, y एक्सिस की नहीं देखनी ना, केवल x एक्सिस की देखनी है, तो v2 कोस थीटा 2, v2 कोस थीटा 2। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। ये x एक्सिस की बात हुई। अब हम करेंगे y एक्सिस की बात। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब y एक्सिस की बात करते हैं। आपको अगर ये नहीं भी दिख रहा हुआ तो मैं आपको स्क्रीनशॉट जरूर दिलाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, दिखाऊंगा आपको कैमरे से और स्क्रीनशॉट दिलाऊंगा आपको। y एक्सिस के अंदर भी हमें वही करना है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। टक्कर से पहले y एक्सिस में एक बात ध्यान से समझ लेना इधर देखो, इसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है और इसकी भी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है ही नहीं, y डायरेक्शन में है ही नहीं ना दोनों की वेलोसिटी, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो गया। भाई मास इंटू वाई में वेलोसिटी कितनी, जीरो, फिर मास इंटू वाई में वेलोसिटी जीरो, दोनों के लिए जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम हुआ जीरो। फाइनल मोमेंटम को पहले लिख लेते हैं, बाद में इक्वल्स टू जीरो लगा देंगे। ठीक है भाई, आपका इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो गया है, यहाँ से जीरो। फाइनल मोमेंटम देख लेते हैं कितना आता है और उसको इक्वल्स टू जीरो करेंगे, क्योंकि हमारा इलास्टिक मोमेंटम का रोल, मतलब इलास्टिक कोलिजन का जो रूल है ना, वो ये कहता है भाई इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होगा ही। तो बात ये है सर कि मास तो m1 है ही, उसमें से इसको माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, देखो उसकी y डायरेक्शन उधर, इसकी y डायरेक्शन इधर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन का खेल भी अपने को खेलना पड़ेगा। देखो यहाँ हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं क्या हो जाएगा, v2 साइन थीटा 2, v2 साइन थीटा 2 m, ऊपर वाले का मास है m2 और उसकी वेलोसिटी है मास इंटू वेलोसिटी, तो v2 साइन थीटा 2। भाई मैं मास इंटू वेलोसिटी तो कर रहा हूँ, मास इंटू वेलोसिटी। हाँ, फिर नीचे वाले का माइनस, वेलोसिटी के लिए लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है ना, m1 और v1 साइन थीटा 1, v1 साइन थीटा 1, और इसके इक्वल्स टू हम जीरो लिख ही सकते हैं। ये जीरो लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता सर? अरे कौन रोक लेगा आपको जीरो लिखने से, ऐसे कैसे? इनिशियल वेलोसिटी का मोमेंटम, मतलब अरे यार इनिशियल मोमेंटम जीरो है ना, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियल में, वो तो फाइनल में जाके दोनों टकराए ऐसे ऐसे और फिर वेलोसिटी हो गई, पहले तो थी नहीं। तो इसकी इक्वेशन सेकंड, मैंने आपको पहली बात जो इलास्टिक कोलिजन की पहली शर्त है ना वो समझा दी है, उससे दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, आप देख सकते हो। तीसरी इक्वेशन अब निकालेंगे एनर्जी के लिए। एक बात और भी तो कहते हैं हम कि मोमेंट, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, तो तीसरी इक्वेशन उसके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो तीन इक्वेशन बनाओ आप, पहले एक्स एक्सिस के लिए मोमेंटम की बनाओ, फिर वाई एक्सिस का मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, और फिर काइनेटिक एनर्जी के लिए बनाओ। तो ये दो तो मैंने बना दी है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे दूसरे पॉइंट पे। मोमेंटम के बारे में आपने लिख लिया है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। दूसरी बात आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जो बात, जब इलास्टिक मोमेंटम होगा काइनेटिक एनर्जी चली आएगी, मतलब कंजर्व रहेगी, इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल। जब तू पुकारेगा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल,
ये देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल मतलब यहां तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 लिख देता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा, देखो 9th ढंग से पढ़ के नहीं आए ना भाई तुम। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ये फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, देखो हाफ mv², तो हाफ मास पहला है m1 और इसकी वेलोसिटी u1, तो u1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर प्लस दूसरे की हाफ, इसका मास m2 और वेलोसिटी u2 का स्क्वायर। इनिशियल हो गया इक्वल्स टू फाइनल। फाइनल तो फाइनल के लिए ऊपर वाले की काइनेटिक एनर्जी, ऊपर वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ, और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है m2 और उसकी वेलोसिटी xy नहीं देखना, xy नहीं देखना रे, वेलोसिटी कितनी v2, m2 v2 स्क्वायर प्लस नीचे की तरफ, अरे सर जी माइनस, अरे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि xy देखो तुम, देखो हाफ m1, मास नीचे वाले का m1 और वेलोसिटी v1, तो m1 v1 स्क्वायर। ये बनी हमारे पास तीसरी इक्वेशन, ये बनी है तीसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन आपको पहले बता दी थी, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, दोनों को कंजर्व कर दो और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के लिए फिर से आप निकाल दो तीसरी इक्वेशन। ये तीन इक्वेशन जिसको आ गई उसको 2D के अंदर इलास्टिक मोमेंटम समझ में आ गया। बात क्या है, ये तीनों इक्वेशन जब आप निकाल लोगे तो इनके रिलेशन से आपको आंसर निकालना पड़ेगा जब ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा 2 डायमेंशन के अंदर जब इलास्टिक कोलिजन होगा। कैसे यूज करेंगे सर, होगा ये कि आपको v1 v2 एक θ1 और θ2, ये चार चीजें हैं, ये चार ही तो फैक्टर हैं भाई, v1 v1 और v2, θ1 और θ2, ये चार फैक्टर हैं, इनमें से कोई एक आपको दे देगा और फिर आपको क्या कहेगा, फिर आपको कहेगा कि बाकी के आप 3 बता दो, ठीक है। थीटा पूछ लेगा, दूसरा वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो v1 v2 θ2 θ1 इनमें से एक देके और फिर आपके साथ गेम खेलेगा, खेल खेलेगा आपके साथ। अभी खेली तो खेल रहा है, देखो मैं नहीं खेल रहा भाई, अगला खेल रहा है, कंसेप्ट बनाया यार, क्या करें, पढ़ना है अपने को। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, इस पे सारी कहानी क्लियर होगी, स्क्रीनशॉट लो। आपसे कहता है कि आपके पास 2 ऑब्जेक्ट, पहला ये कोई एक ऑब्जेक्ट जो चल रहा किसी भी वेलोसिटी से, मान लो u1 वेलोसिटी से, इसका मास m1, इसका मास m1 और मास चाहो तो दोनों का सेम मान लो, चलो इसका मास m, एक और ऑब्जेक्ट आपके पास, एक और ऑब्जेक्ट, और ये चल रहा कोई भी वेलोसिटी हो रही होगी, चलो ये रेस्ट में है, कहाँ है, रेस्ट में, रेस्ट से टक्कर मरवाएंगे, ये चल ही नहीं रहा और इसकी वेलोसिटी मान लो x, ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान ली x और ये है रेस्ट में, ये चल नहीं रहा और इसका मास कितना है, इसका मास भी है m। थोड़ी देर बाद हुई है इनकी टक्कर, थोड़ी देर बाद इनके बीच टक्कर हो जाती है। जब टक्कर होगी, हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो टक्कर 1D में तो होगी नहीं, तो इसका मतलब तिरछी आड़ी टेढ़ी टक्कर मारी होगी। तो ये एक ऑब्जेक्ट चला गया ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना दिया इसने, एंगल क्या बनाया, थीटा मान लो, और क्या मानोगे, थीटा मान लो। जो एंगल बनाया वो क्या है, थीटा, θ2 मान लो, इसको वही निकालना है ना, θ2। और एक और ऑब्जेक्ट है आपका, वो नीचे की तरफ चला है, जिसने टक्कर मारी वो नीचे चला आया और इसने भी हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बनाया और ये एंगल की वैल्यू आपको दे दी गई है 45 डिग्री। ये एंगल है θ1 आपका, वो एंगल है θ2, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं बात समझ में आ रही तो θ2, वो एंगल है θ2। वो जिस वेलोसिटी से गया होगा, किसी भी वेलोसिटी से, उसको मान लो v वेलोसिटी से गया होगा, यहाँ आपका एंगल है 45 डिग्री। क्या कहता है आपसे, फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए कौन है भाई, यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट ए है और ये है ऑब्जेक्ट बी, ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। तो आपसे कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए, इसकी स्पीड निकालनी है, कितनी स्पीड से गया। और फिर कहता है आफ्टर कोलिजन θ2, तो कोलिजन के बाद जो θ2 है, मतलब स्पीड भी कोलिजन के बाद की है और थीटा एंगल भी कोलिजन के बाद का है।
3 काम आपको बताए थे। 3 काम मतलब सबसे पहले तो कोलिजन यानी मोमेंटम एक्स एक्सिस के लिए देखना होता है। सबसे पहली चीज मोमेंटम फॉर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मोमेंटम देखो। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार, भाई ये काम तो करने होते हैं। एक्स एक्सिस के अंदर मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल, एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इसका मास है m और वेलोसिटी x, प्लस इसका मास है m और वेलोसिटी 0, रेस्ट में है ना, तो इसका मोमेंटम 0, तो mx प्लस 0 इक्वल बराबर टू किसके लिख दे सर, फाइनल एक्स एक्सिस में फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम इधर क्या हो जाएगा, ये अगर v वेलोसिटी से तो गया तो क्या हो जाएगा v कोस थीटा 2, और इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस में, इसके लिए क्या मान रहे हैं भाई, इसकी वेलोसिटी कुछ माननी है क्या हमने। चलो v1 v2 लेते हैं, ये है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2, और एंगल चलो वहाँ v1 लिया है तो यहाँ θ1 ले लो, और क्वेश्चन में आपको कह रहा है θ1 फाइंड आउट करना है। अब तसल्ली हो जाएगी है ना, ठीक है। तो v1 v2, अच्छा यहाँ हमने θ2 लिख दिया, क्या यहाँ भी आ जाएगा θ1। तो मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, इसका मास और इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। मास तो सेम है m और एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है v1 कोस θ1, v1 कोस θ1, यही तो है v1 कोस θ1, ठीक, प्लस y डायरेक्शन के अंदर, नहीं y डायरेक्शन कहाँ यार, x में, b की भी तो करनी है, तो m मास तो m है, और ये क्या हो जाएगा v2 और कोस 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखा m v2 कोस 45 डिग्री। कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं 1/√2। जैसे 1/√2 रखेंगे क्या हो जाएगा, ये आप भी जानते हैं, मास से मास कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि सभी में है, कॉमन लोगे तो ये हो ही जाएगा। x बराबर आ गया आपके पास v1 कोस θ1 प्लस यहाँ से क्या बच गया v2 और कोस 45 कितना होता है, v2 अपॉन √2 कर देता हूँ, v2 अपॉन √2, ठीक है, v2 अपॉन √2। ये बनी आपकी पहली इक्वेशन। जब हमने एक्स एक्सिस के मोमेंटम को कंजर्व किया, यही तो करना चाहते थे हम, हमारा एम तो यही था ना। दूसरी बात, मोमेंटम फॉर वाई एक्सिस, वी नो कि मोमेंटम वाई एक्सिस का भी क्या रहने वाला है, कंजर्व। तो उसके लिए भी रखेंगे मास वाई एक्सिस में, भाई इसका 0 इसका 0, वाई एक्सिस में मास इंटू वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी वाई एक्सिस में है ही नहीं, इसकी वेलोसिटी भी वाई एक्सिस के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब इनका इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, देखो ठीक है, ये 0, इसमें होगा कुछ ना कुछ मोमेंटम वाई डायरेक्शन में। इसका क्या होगा, देखो मास तो है m, फाइनल मोमेंटम की बात कर रहा हूं, मास इंटू वेलोसिटी क्या है वाई डायरेक्शन में, इधर v1 कोस थीटा है तो ऊपर की तरफ क्या होगा v1 साइन थीटा, v1 साइन, और उसको हमने θ1 लिया है ना, तो साइन θ1 प्लस आएगा कि माइनस, हमारे मोमेंटम है ना तो माइनस लगाना जरूरी है भाई, ऊपर वाली वाई डायरेक्शन फिर नीचे वाली वाई डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो माइनस तो लगेगा, ये लगा हमने माइनस लगाने के बाद इसका मास तो m है और इसकी वेलोसिटी कितनी है, इसकी वेलोसिटी देखो, वही फिर से 30 मिनट प्रॉब्लम, हमारा कैमरा बंद हो जाता है, हम क्या करें, कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं, कोई इलाज है तो आप दीजिए। यहाँ तक आपने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, दोबारा लिख देता हूँ, देखो m v1 साइन θ1, और दूसरे के लिए हम बात कर रहे हैं तो इसका मास तो m ही रहेगा, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो y डायरेक्शन में मोमेंटम इसका कितना होगा, y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2, इधर v2 cos 45, इधर v2 साइन 45 हो जाएगा, तो m v2 साइन 45, यही तो होगा। हाँ, लेकिन इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0, ये 0 काहे सर, ये 0 काहे लिख दिए, 0 आहे लिख दिए क्योंकि इनिशियल मोमेंटम, अरे 0 यार, फाइनल इक्वल्स टू इनिशियल, वही तो किया है मैंने वाई डायरेक्शन का, और क्या किया है मैंने, वही सब कर रहे हैं। अब देखो यहां से हमने क्या निकाला था यार, x की वैल्यू निकाली थी, इधर भी अगर x की वैल्यू कुछ हो जाए हमारे पास,
एक्स की वैल्यू तो कहाँ से आएगी, तो इधर जो निकलता है वो निकाल लो। मास से मास कैंसिल आउट होगा, मास से मास कैंसिल आउट बाहर आ सकता है। V2 sin 45, इसको थोड़ा और आगे अगर सोल्व किया जाए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं V1 sin θ1 माइनस V2, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो V2/√2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं क्या करूं, इसको इधर ले जाऊं इस टर्म को, तो ये हो सकता है ये उधर जाके प्लस का हो ही जाएगा अगर उधर ले जाया जाए। इसको इधर ले आएंगे तो ये V2 इक्वल्स टू यहाँ से आएगा V2 इक्वल्स टू √2 V1 sin θ1, √2 V1 sin θ1। ये वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ चुकी है और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये सब इन इक्वेशंस का ही रोल है। इन इक्वेशंस के अलावा इस सवाल में रखा कुछ नहीं है। ये इक्वेशन ही काम आएंगे हमें आंसर निकालने के लिए जो हम जानना चाह रहे हैं, इसकी वेलोसिटी और इसका एंगल। तो ये V2 की वैल्यू आ गई है और ये x की वैल्यू आ गई है। अब काइनेटिक एनर्जी का यूज़ और करेंगे, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़ कर देंगे काइनेटिक एनर्जी का, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। चलो यहाँ पे एक बार करने का शुरू तो हम कर ही सकते हैं, आपको कितना दिखेगा वो बाद की बात है, देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहाँ है आपके पास, कहाँ है सर फाइनल? फाइनल इक्वल्स होगी इनिशियल के, पहले इनिशियल देखते हैं। इनिशियल तो इसका मास m, तो हाफ तो लगाना पड़ेगा ना, हाफ mv², इसकी वेलोसिटी क्या है x, तो mx²। इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल्स टू पहले की काइनेटिक एनर्जी, इसका मास तो m ही रहेगा यानी हाफ m, और वेलोसिटी v1 है, v1 तो v1 का स्क्वायर प्लस हाफ वेलोसिटी v2 है तो m v2 का स्क्वायर। यहाँ से जो कैंसिल आउट होने वाला हमें लग रहा है वो क्या है, हाफ m और हाफ m, ये तीनों में है। तो यहाँ से भी कॉमन और यहाँ से कॉमन लेकर के कैंसिल आउट हो सकता है। ये बचेगा x² इक्वल्स टू, ये बचेगा x² इक्वल्स टू v1² प्लस v2², v1² प्लस v2²। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3 जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये वही तो इक्वेशन है। अब हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। जो इक्वेशन आई है उनको हम एक बार ऊपर लिख लेंगे, जो इक्वेशन आई है उनको हम एक बार ऊपर लिखेंगे। ओके, ये 3 इक्वेशन है जो आई है हमारे पास, इन तीनों को एक बार ऊपर लिख देता हूं मैं। इक्वेशन पहली आई है जो ये लिखी हुई है, x इक्वल्स टू v1 कोस θ1 प्लस v2 अपॉन √2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन ये है v2 इक्वल्स टू √2 v1 साइन θ1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और तीसरी इक्वेशन आई है x² इक्वल्स टू v1² प्लस v2², ये है तीसरी इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आई है और इन्हीं का यूज करके अब हम आंसर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इन्हीं का यूज करके आंसर को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। देखो v2 की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, इक्वेशन 2 से वैल्यू रखने पर, इक्वेशन 2 से वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर x बराबर v1 कोस θ1 प्लस v2 आपका ये है √2 v1 साइन θ1 और अपोन में है √2। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ये v1 बाहर कॉमन आ जाएगा, v1 चाहो तो यहाँ कॉमन ले लो। x बराबर v1 को बाहर ले सकते हो, क्या बचेगा कोस θ1 और साइन θ1। x बराबर हमारे पास आया v1 कोस θ1 प्लस साइन θ1। इक्वेशन नंबर 2 से
वैल्यू को आप रख दो इक्वेशन नंबर 1 में। पता नहीं यार क्या यहाँ से मार्कर से इंक निकल रही है अपने आप, बहुत ज़्यादा इंक हो चुकी है। खैर देखो, यहाँ वैल्यू V2 की वैल्यू हम यहाँ पे ला करके रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर ऐसे का ऐसे प्लस V2 स्क्वायर की वैल्यू है √2 V1 साइन θ1 और इस पूरे का स्क्वायर। जब आप इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा V1 स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 2, ये हो जाएगा V1 स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर θ1। ये वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर की। यहाँ से V1 कॉमन आ रहा है, मुझे भी दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है, यहाँ से कॉमन आने लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर कॉमन हो गया तो बाहर बचेगा यानी 1 प्लस अंदर क्या बच गया 2 साइन स्क्वायर θ, 2 साइन स्क्वायर θ1। 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ कुछ होता है क्या? अभी बात क्लियर हो जाएगी। देखो हाँ, मतलब x बराबर हमारे पास ये आ गया है और V1 स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ1 बराबर ये आ गया है। अब आप चाहो तो x को और x स्क्वायर को आप बराबर कर सकते हो। ये कैसे करेंगे? इसका भी स्क्वायर करके बराबर कर दो भाई। x का इस वाले का स्क्वायर करके इसके बराबर अपन कर सकते हैं ना, तो वही काम अपन करेंगे। यहाँ पे से एक लाइन से खींच रहा हूँ थोड़ी, ताकि आपको थोड़ा नीचे की तरफ कन्फ्यूज़न ना हो, और कोई बात नहीं है। एक थोड़ी लाइन ड्रा कर दी है। अब हम इन दोनों को बराबर करने जा रहे हैं। इसका स्क्वायर करके लिख दूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से मैंने लिखा V1 स्क्वायर और कोस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर यानी a प्लस b का स्क्वायर। सीधा ही खोल रहा हूँ इसको मैं। V1 का स्क्वायर हो गया एक तो, और यहाँ बचेगा a स्क्वायर यानी कोस θ1 स्क्वायर, कोस स्क्वायर θ1 प्लस b स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर θ1 को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 कोस θ1 और प्लस मतलब साइन θ1 कोस θ1 और साइन θ1 बराबर इसको लिख देंगे ऐसे का ऐसे V1 स्क्वायर और 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ1। ये होगा। एक बार ऊपर वाली तीनों इक्वेशंस को हमें रफ करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशंस का काम अब हो चुका है। हमने जो वहाँ से चाहिए था वो हमने लिख लिया है। अब यहाँ इसको लिख रहा हूँ। देखो यहाँ हमारे पास V1 स्क्वायर, ये V1 बाहर था तो बाहर से हमने इसका स्क्वायर किया था, अंदर वाली वैल्यू ये आई है, तो V1 स्क्वायर से V1 स्क्वायर कट जाएगा। जो बचा कोस स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाती है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे हो गई वैल्यू 1। ठीक है, ये थीटा सेम है ना, θ1 यहाँ थीटा होता है या θ1 या θ2 कुछ भी हो, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस बच गया 2 कोस θ1 साइन θ1, ये बच गया, और इक्वल्स टू क्या बचा 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर θ1। जो कटता है उसको काट दो। 1 से 1 गया, 1 से 1 मर गया आपका। साइन स्क्वायर θ1 है तो 2 से 2 गया, 2 से 2 चला गया। ठीक है, साइन θ1 है तो एक साइन θ1 से एक साइन θ1 चला गया है, स्क्वायर को काट दिया। इसको क्या बचा कोस θ1 बराबर बच गया साइन θ1। कोस θ1 बराबर बच गया है साइन θ1। यहां से ऊपर लिखा है मैंने, जैसा कि आप जानते हैं कोस θ1 बराबर बचा है साइन θ1 के। तो कोस θ1 और साइन θ1 दोनों के थीटा बराबर हैं, और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा यानी साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं, तो 10 हो जाएगा, और ये वैल्यू होती है 1। तो इसका मतलब ये थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से उसको वैसे का वैसे कर देते हैं। देखो क्या था कोस θ1 बराबर साइन θ1। तो यहाँ से जो लिखा जा सकता है वो बात ये है कि जो हमारा एंगल है यानी θ1 है, इसकी वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। इसकी वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। ये तभी संभव है जब दोनों बराबर होते हैं, तो आपका θ1 45 डिग्री। ये एंगल है वो कितना है आपका θ1 कितना आ चुका है 45 डिग्री। एक आंसर तो हमने निकाल लिया है। फिर हमसे क्या पूछता है? फिर हमसे कहता है कि
आपको वेलोसिटी और बतानी है, यानी v1 की वैल्यू बतानी है। क्या v1 की वैल्यू यहाँ हम कहीं से निकाल सकते हैं? क्या हमारे पास कुछ है v1 के बराबर? ये इक्वेशन है, इसका यूज करेंगे। x बराबर v1 cos θ1 प्लस साइन θ1। अब नीचे वाले को रफ करना पड़ेगा, चाहो तो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ इसको रफ करना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, और ना ही हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है कि आपको ऐसे क्लिक करके हम दिखा दें और पलट दें पेज को और उसके बाद दूसरा नया पेज ले लें। भाई वो सिस्टम हमारे पास नहीं चलता है। देखो θ1 बराबर 45 डिग्री, तो हमारे पास जो था वो वैल्यू क्या थी? देखो x बराबर हमारे पास ये था, अभी नीचे लिखा हुआ था, आपको याद नहीं है तो एक बार आप बैक जा सकते हैं थोड़ा वीडियो में। x बराबर हमने लिखा हुआ था, x बराबर v1 cos θ1 प्लस साइन θ1, ऐसा हमने लिखा हुआ था। और हमने कहा था कि हमें वैल्यू चाहिए v1 की, v1 वेलोसिटी ये चाहिए हमें, v1 निकालना चाहते हैं कि कितने वेलोसिटी से गया। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर v1 और cos θ1, cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 45, तो cos 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, जो भी यहाँ से निकल के आएगा x बराबर v1 cos 45 1/√2 और प्लस साइन 45 भी होता है 1/√2। √2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा √2 प्लस √2 ये 2√2, ठीक है। यही तो आएगा भाई, √2 एलसीएम आ जाएगा, √2 एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा? √2 इंटू √2, तो अपॉन में √2, तो ये बच जाएगा v1 अपॉन में √2, ये बचेगा हमारा। √2 एलसीएम आ जाएगा, x बराबर v1 बाहर है, एलसीएम आ गया √2, तो 1 + 1 कितना हो गया टोटल? 2, तो 2 अपॉन √2। 2 को आप क्या लिख सकते हो? 2 को आप लिख सकते हो x बराबर v1, और 2 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √2 और अपॉन में √2 है ही हमारे पास। तो 1 + 1, 2 को हमने ऐसा लिख दिया, √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, बात बराबर है। एक √2 से एक √2 चला गया। अब आपको v1 चाहिए था, तो v1 बराबर आ जाएगा x बटा √2, यानी x अपॉन में √2। ये है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर है। तो थीटा हमने निकाल लिया 45 डिग्री और हमने वेलोसिटी निकाल ली x बटा √2। अगर रियल वैल्यू दी होती, यहाँ ये कहता है ना x वेलोसिटी से जा रहा है, आपको देता 50 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, रख दो 50, जो एंगल दिया है उसके हिसाब से आगे वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, स्क्रीनशॉट लो। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा वीडियो, जिसके अंदर हमने समझ लिया है कि 2 डायमेंशन के अंदर इलास्टिक कोलिजन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।